आज का टॉपिक होगा हमारा अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने तरह तरह के बातों के बारे में पढ़ा। किसानों को किस किस प्रकार का समस्या होता था, जो ज़्यादा अंग्रेज टैक्स लेते थे उसके बदौलत, ये हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं। पिछले 2-3 टॉपिक का बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था दी प्रॉब्लम, उसके भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, उसके पहले का भी बात करें हम लोग तो रेवेन्यू फॉर द कंपनी था, और उसके बाद तो हमारा मेन टॉपिक ही था, यानी कि हमारा मेन टॉपिक था दी कंपनी बिकम्स द दीवान। उसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक था रेवेन्यू फॉर द कंपनी, उसके बाद फिर था हमारा दी नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, उसके बाद था दी प्रॉब्लम, यानी कि किस किस प्रकार का प्रॉब्लम हुआ परमानेंट सेटलमेंट को लेकर। ये सब कुछ हम लोग इसमें जान चुके हैं, लेकिन अब ज़रूरत था एक नए सिस्टम को लॉन्च करने का, तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे पिछले वाले क्लास में हमने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट जब अंग्रेज़ों ने लॉन्च किया, परमानेंट सेटलमेंट को लेकर भी बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा किसानों को, है ना। यानी कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि परमानेंट सेटलमेंट निकालेंगे तो हमारा भी भलाई होगा और किसानों का भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा, लेकिन उससे किसी का उतना कुछ खास भला हुआ नहीं। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट सिंपली ये था कि जो टैक्स वसूलने का जो अधिकार है वो अंग्रेज दे देगा किसको, बड़े बड़े जमींदार को और राजा लोगों को दे देगा। लेकिन ये तो केवल हुआ कि देना, लेकिन टैक्स तो उतने ही गंदे तरीके से वसूला जा रहा था। जैसे राजा और जमींदार के हाथ में अब टैक्स वसूलने का जो अधिकार आया था, वो क्या करते थे, वो बेसिकली अंग्रेजों को वो फिक्स्ड अमाउंट देते थे। मतलब कि अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया था कि तुम चाहे टैक्स कम वसूलो या ज़्यादा वसूलो, हमको से मतलब नहीं है, बस हमको समय पर इतना पैसा ला के दे देना। अब यहाँ पे अंग्रेज के ऊपर राजा के ऊपर और ज़मींदार के ऊपर प्रेशर क्या था, प्रेशर ये था कि यार राजा साहब, मतलब कि अंग्रेज को एक फिक्स्ड अमाउंट जाके देना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जाके गांव गांव वसूलना पड़ेगा और हमको भी अपना पैसा बचाना है। तो इस चक्कर में वो ज़्यादा दबा के टैक्स मारता था आम आदमी से, तो आम आदमी बेचारा यहाँ पे परेशान होता था। तो यहाँ पे फ़ायदा में दो ही आदमी था, एक जमींदार और राजा और दूसरा हमारा अंग्रेज। इन सबको टाइम पे पैसा मिल जाता था, लेकिन जो समस्या होता था वो किसानों के साथ होता था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि इतना खतरनाक समस्या हो गया बंगाल में कि कितने एकदम करोड़ लोग मारे गए थे, है ना, उस समय पे सोचो, बहुत बड़ी बात थी ये। तो क्या अब आपको नहीं लगता है कि एक नया सिस्टम और लॉन्च होना चाहिए था, इनने कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए था? तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे, न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, यानी कि अब इसमें कुछ नया बदलाव होना चाहिए, और होता भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है द कंपनी ऑफिशियल्स। कंपनी ऑफिशियल्स का मतलब कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर का बात कर रहा है बेसिकली। द कंपनी ऑफिशियल्स वेर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड, यानी कि जो टैक्स वसूलने का जो तरीका था ना अंग्रेजों का, बड़ा खतरनाक था। खतरनाक इस रूप में है कि किसान के पास खाने का पैसा रहे ना रहे, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा, यही खतरनाक सिस्टम था। तो अब यहाँ पे अंग्रेज़ों को समझाया गया, काफ़ी सारे लोगों के द्वारा समझाया गया कि अंग्रेज साहब, आप अपने टैक्स वसूलने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा बदलिए। बदलने का मतलब ये होगा कि लोगों पे एकदम थोड़ा दया दिखाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, अगले बार दे देगा, मारने पीटने का क्या ज़रूरत है, उसके घर परिवार को तोड़ने का क्या ज़रूरत है, उसके ज़मीन को छीनने का क्या ज़रूरत है ना। ये सब चीज़ लोगों को बेसिकली अंग्रेज़ों ने, मतलब कि लोगों ने अंग्रेज़ों को समझाया कि ऐसा मत करिए, है ना, क्योंकि इसमें समस्या सबसे ज़्यादा होता किसको था, आम किसान को होता था। यानी कि सभी लोगों ने अंग्रेज़ों को समझाया कि जो आपका टैक्स वसूलने का तरीका उसको थोड़ा सा ठीक कीजिए, हम लोगों को भी थोड़ा सा छूट दीजिए, ताकि हम लोग भी खुल के अपना बिजनेस कर सके, अपना खेती बाड़ी कर सके। सारा का सारा पैसा टैक्स काफ़ी ले रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पे बात हो रहा है बंगाल का, और बंगाल का हिस्सा अब कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए हमने कहा था आपको कि पहले जो हमारा बंगाल था वो बहुत ही बड़ा था, मतलब कि बंगाल हमारा आज जितना आप छोटा देखते हैं, इतना छोटा पहले से नहीं था। ये तो बंगाल थोड़ा सा छोटा होते 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 आज इतना छोटा आपको दिख रहा है। पहले बंगाल हमारा बहुत बड़ा हुआ करता था। और आप खुद इमेजिन करो ना कि बंगाल हमारा पड़ता है किधर, ईस्ट की ओर, और हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है थोड़ा सा नॉर्थ की ओर, है ना। वहाँ तक हमारा बंगाल फैला हुआ था, एकदम बिहार में भी उसी में था हमारा, झारखंड भी उसी में था, उड़ीसा भी हमारा उसी में था, सब हमारा उसी में था। तो सोचो पहले हमारा बंगाल कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहली बार हमला भी वहीं पे किया था, क्योंकि बहुत बड़ा था, बहुत सारा रिसोर्स वहाँ पे था, सब चीज़ वहाँ पे था। तो यहाँ पे बात हो रहा है बंगाल के बारे में। अ कंपनी ऑफिशियल नेम्ड
हॉल्ट मैकेंजी launched a new system of revenue called Mahalwari settlement, which came into effect in 1822। यानी कि बंगाल का एक बहुत ही बड़े ऑफिसर का बात हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली बंगाल के एक बड़े ही ऑफिसर का बात हो रहा है और वो अंग्रेज का ऑफिसर था। उस ऑफिसर का नाम था हॉल्ट मैकेंजाई। हॉल्ट मैकेंजाई उस ऑफिसर का नाम था। इस ऑफिसर ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया टैक्स वसूलने का, और उस सिस्टम का नाम इन्होंने क्या दिया? महलवारी सेटलमेंट। याद रखिएगा, पहले हम लोगों ने पढ़ा है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने का अधिकार लोगों से किसको दे दिया था? मतलब कि पहले टैक्स वसूलता कौन था? अंग्रेज वसूलता था। उन्होंने कहा कि यार हम इतना माथा झंझट नहीं पालना चाहते हैं, सिर में दर्द हो जाता है हमको, इसलिए हम ये सिस्टम मतलब कि हम टैक्स वसूलने का अधिकार बड़े बड़े जमींदार और राजा को दे देंगे। यही था हमारा परमानेंट सेटलमेंट, है ना। लेकिन अब हमारा है महलवारी सेटलमेंट। अब इसमें है क्या उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि बंगाल का एक अंग्रेज का ऑफिसर हॉल्ट मैकेंजाई, इन्होंने एक नया सिस्टम टैक्स वसूलने का लॉन्च किया। इनका नाम पड़ा महलवारी सेटलमेंट। जो टैक्स वसूलने का जो तरीका उन्होंने लॉन्च किया उनका नाम क्या पड़ा? महलवारी सेटलमेंट, ठीक ना। और ये कब से लागू हो गया? 1822 से पूरी तरीके से इंडिया में लागू हो गया, ठीक ना। आगे, हॉल्ट मैकेंजाई फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड नीड टू बी प्रिजर्व। देखो, हर अंग्रेज का ऑफिसर ना बुरा नहीं था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि पाकिस्तान बड़ा खराब देश है। देखो, पाकिस्तान खराब देश नहीं है, पाकिस्तान के कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान का इमेज गिरा हुआ है। जैसे हम लोग, जैसे हमारे भारत के बारे में भी बाकी देश वाला कहता होगा, इंडिया वाला, जैसे हम लोग पाकिस्तान का बुराई करते हैं तो क्या पाकिस्तान वाला हमारा बुराई नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा भाई, बिल्कुल एकदम स्वाभाविक सा बात है, करता ही है, कोई भी करता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया पूरी तरीके से बर्बाद ही है, खराब है। हम ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पूरी तरीके से खराब है, बर्बाद है। सब अपने जगह पर ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के वजह से उस कंट्री का इमेज खराब हो जाता है। इसीलिए अंग्रेज का जो इमेज है वो किसके वजह से खराब था? कुछ ऑफिसर के वजह से, है ना। लेकिन अंग्रेजों में भी कुछ ऐसे ऐसे ऑफिसर थे, बिल्कुल थे, जो कि इंडिया के बारे में सोचते थे, इंडिया के लोगों के बारे में सोचते थे। उनको लगता था ना यार हमारा तो इंडिया में कुछ नहीं है, पैसा इसका, प्रॉपर्टी इसका, ज़मीन इसका, लोग इसके, खेत इसका, अनाज इसका, सब कुछ इसका, हम तो यहाँ पे फ्री में रह रहे हैं। तो कुछ अंग्रेज के ऑफिसर ऐसे भी थे जो कि बड़ा दयावान थे, उनको लगता था कि नहीं भाई फ्री में रह रहे हैं, इतना ही बहुत बड़ा बात है ना। तो उसी में से हमारा एक आदमी था, कौन? हॉल्ट मैकेंजाई। इनको लगता था ना कि जो गाँव है भारत का वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसको सुरक्षित रखना चाहिए। सुरक्षित रखना चाहिए कहने का मतलब है कि गाँव को उजड़ने नहीं देना चाहिए। उजड़ने का मतलब क्या? घर परिवार सबका उजाड़ दो उसका, ऐसा कुछ नहीं। उजड़ने का मतलब यहाँ पे है कि लोगों को सही तरीके से ट्रीट करो, लोगों को जानवर मत समझो, लोगों से टैक्स नहीं, लोग यदि टैक्स नहीं दे पा रहा है तो माफ़ कर दो, अगले बार दे देगा वो। यानी कि उनका कहना ये था कि गांव के लोग बड़ा अच्छे होते हैं, गांव को बचाया जाए, इंडिया के लोगों को उतना ज़्यादा टॉर्चर ना किया जाए, ये इनका कहना था। आगे, अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स, यानी कि रेवेन्यू एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखो, महलवारी सेटलमेंट में क्या था, ध्यान रखिएगा। महलवारी सेटलमेंट पहली बार तो लॉन्च किया हॉल्ट मैकेंजाई ने, और ये लॉन्च हो गया 1822 से। महलवारी सेटलमेंट के तहत ये होता था कि जो कलेक्टर है, अच्छा ये इसी कलेक्टर को हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? डीएम के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कलेक्टर पहले हम लोग बोलते थे, अभी भी कलेक्टर कहीं कहीं भी बोला जाता है, ऐसा बात नहीं है। जो कलेक्टर का शब्द है ये उसी समय से आ रहा है और आज तक चल रहा है। तो पर महलवारी सेटलमेंट के तहत ये होता था कि कलेक्टर गांव गांव जाते थे, हर आदमी से पूछते थे कि भैया तुम्हारे पास कितना ज़मीन है, तुम्हारे पास जितना ज़मीन होगा उतना ही हम टैक्स लेंगे, ना कम ना बेसी। लेकिन पहले क्या था? पहले उतना ज़्यादा कोई मेजर वजर करता नहीं था, आपके पास कितना ज़मीन है, सीधा आपको इतना टैक्स देना है तो देना है। अब जब चाहे कहीं से भी दो, उससे मतलब नहीं है, उसको कहीं से भी टैक्स दो। लेकिन हॉल्ट मैकेंजाई ने क्या लॉन्च किया? एक महलवारी सेटलमेंट लॉन्च किया, जिसके अंदर कलेक्टर गांव गांव जाते थे, लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे पास कितना ज़मीन है, ज़मीन को मेजर करते थे और उस हिसाब से वो टैक्स लेते थे। तो ये अच्छा सिस्टम था बेसिकली, ना ज़्यादा ना कम, सही तरीके से। और सबसे बड़ी बात, राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि हर प्रकार के लोगों के अधिकार के बारे में ये बात भी करते थे। मतलब कि आदमी बड़ा अच्छा था हॉल्ट मैकेंजाई, ठीक ना। आगे, The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village का मतलब यहाँ पे महल भी होता है,
हैड टू पे, मतलब यहाँ पे हो गया कि हर गांव से पैसा इकट्ठा कर करके एक जगह पर इकट्ठा किया जाता था और वो एक जगह पर इकट्ठा करके सारा पैसा एक ही बार में अंग्रेज को दे दिया जाता था। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा ये चलता था। दिस रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी हमेशा बदलता रहता था, हमेशा बदलता रहता था, मतलब कि एक बार जो फिक्स हो गया कि इतना ही तुमसे हम टैक्स लेंगे, ये नहीं था, हर साल इसको बदलना भी पड़ता था। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी के पास 10 बीघा जमीन है, मान लीजिए, इमेजिन करो कि किसी के पास 10 बीघा जमीन है, तो उससे 10,000 रुपये अंग्रेज लेगा इस साल, लेकिन उन्होंने फिक्स नहीं किया था कि 10,000 ही तुमसे हम हर साल लेंगे। अब उनका मन पे था, उनको लगेगा कि अगला साल 20,000 लेंगे तो 20,000 रुपये ले लेगा, मतलब कि ये जो था वो फिक्स क्या हुआ नहीं था, ये हर साल बदलता रहता था, कभी घटता था तो कभी बढ़ता था। घटता बहुत कम था, बढ़ता ही था अक्सर, है ना, क्योंकि अंग्रेज क्यों चाहेगा कि मेरा इनकम घटे, हमेशा चाहेगा कि मेरा इनकम बढ़े भाई। ठीक है, आगे द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर देन द जमींदार। लेकिन अब पहले किसके पास जिम्मेदारी था, जमींदार के पास, लेकिन जमींदार अच्छे से काम करता नहीं था। जमींदार वाले सिस्टम में हम लोगों ने देखा था ना कि जमींदार पैसा मार लेता था, है ना, तो अंग्रेजों को पता चल गया होगा, उनको लगा कि ये यार ये आदमी बड़ा पैसा मारता है, तो इससे काम हटाओ, जो गांव का हेड आदमी है, जो मुखिया है, उसको ये काम सौंप दो। तो अब आप ये सब चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं किस में, महलवारी सेटलमेंट में। ध्यान रखिएगा यही सब चीज़ आपको महलवारी सेटलमेंट में बताना पड़ेगा, पूछा जाएगा तो महलवारी सेटलमेंट में आपको 2 चीज़ ध्यान रखने हैं। पहला तो ये कि महलवारी सेटलमेंट लॉन्च किया गया था हॉल्ट मैकेंजाई के द्वारा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये 1822 में लॉन्च किया गया था। तीसरा चीज़ ये कि इसमें जो पूरा का पूरा निरीक्षण करने का काम था, यानी कि घूम घूम के गांव-गांव जाने का, पता करने का जो काम था, यानी कि ज़मीन किसके पास कितना है, कौन कितना टैक्स देगा, ये सब काम कौन करता था, कलेक्टर करता था। लेकिन अभी कलेक्टर तो ये बस देखने का काम करता था, पैसा वसूलता कौन था, पैसा वसूलता था कौन, गाँव का हेड आदमी, मतलब कि गाँव का जो मुखिया होता था वो हेड, वो वसूलता था। सारा पैसा एक जगह पर इकट्ठा करके अंग्रेजों को सारा पैसा एक बार में दे देता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चलता था। अच्छा, क्या महलवारी सेटलमेंट में क्या ये रेट फिक्स था कि इतना ही आपको टैक्स देना है, नहीं, ये हर साल चेंज होता रहता था। ठीक ना, ये चीज़ था। तो महलवारी सेटलमेंट में जमींदार को जिम्मेदारी ना दे के गाँव के हेडमैन को दे दिया गया था कि भैया अब तुम करो, क्योंकि जमींदार के ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया, ये गद्दार आदमी है, बड़ा टैक्स मार लेता है हमारा, है ना, तो अब आप काम करिए। दिस सिस्टम कैम टू बी नॉन एज द महलवारी सेटलमेंट, और यही सब जो आपने पढ़ा इसी को हम लोग कहते हैं महलवारी सेटलमेंट। तो इसमें 2-3 चीज़ हम फिर से बताना चाहेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, इसमें रटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पहला बात ध्यान रखिएगा, महलवारी दोबारा बताते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। महलवारी सेटलमेंट में पहला आप ये ध्यान रखिएगा कि ये लॉन्च किया गया था हॉल्ट मैकेंजाई के द्वारा, लॉन्च किया गया था 1822 में। इसमें जो गांव-गांव जाने का काम, ज़मीन किसके पास कितना है नापने का काम, कौन कितना टैक्स देगा ये सब पता करने का काम किसका था, कलेक्टर का था। लेकिन टैक्स वसूलता कौन था, गांव का मुखिया, यानी कि हेड वसूलता था, और उसके पास ही सारा पैसा आता था। फिर वो सारा पैसा इकट्ठा करके अंग्रेज को जाके एक बार में दे देता था। ठीक ना, लेकिन इसमें एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स था वो फिक्स नहीं था, हर साल वो या फिर घटता था या फिर कभी बढ़ता रहता था। तो यही सब चीज़ था हमारा बेसिकली महलवारी सेटलमेंट। ठीक ना, लेकिन वही यदि आपको परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था, तो वो भी हमारा एक अलग ही प्रकार का सिस्टम था, उसको भी अंग्रेजों के द्वारा लॉन्च किया गया था, पहला बात। दूसरा बात, उसमें जो पूरा का पूरा अधिकार था टैक्स वसूलने का, वो राजा और जमींदार के पास होता था। जमींदार के बदले में आप एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, तालुकदार, है ना, ये उनके पास अधिकार था, ये सब जमीन का टैक्स वसूलते थे। लेकिन इसमें समस्या ये था कि ये लोग पैसा बड़ी मार लेते थे, इनको फिर अंग्रेजों के ऊपर, मतलब अंग्रेजों का भरोसा इनके ऊपर से उठ गया, तो जाके किसको दे दिया, गांव के मुखिया को दे दिया, है ना। ये था हमारा महलवारी सेटलमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अगला हमारा टॉपिक होगा द म्यूनरो सिस्टम और रोतवाड़ी सिस्टम। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा हमारा महलवारी सेटलमेंट। ठीक ना, अगला हमारा होगा द म्यूनरो सिस्टम, या फिर आप इसको रोतवाड़ी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।